नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी। देवनानी साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। सरकार 3 साल कंप्लीट कर चुकी है, चौथा साल हमारा चल रहा है। 3 साल को शिक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो किस नजरिए से देखते हैं? मैं समझता हूँ गत 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग में काम हुआ, यदि कहा जाए कि नई शैक्षिक क्रांति आई है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के प्रति जो अभिभावकों का सोच था उसमें अंतर आया है और उन्हें अभिभावकों की विश्वसनीयता हमने प्राप्त की है, जिसका शुद्ध रूप से परिणाम सामने है कि नामांकन पिछले हमारे आने से पहले हर साल 4 लाख का नामांकन कम हो रहा था। यानी आज से 6 वर्ष पूर्व 72 लाख था, वो जिस समय सत्ता संभाली उसमें 60 लाख आ गया। उसको हमने वो 4 लाख तो रोका, लेकिन कंटिन्यूस बढ़ाते गए और आज वह नामांकन पिछले 2-2.5 वर्षों में 13 लाख से 15 लाख रुपए तक 15 लाख तक बढ़ गया। तो इसका हमने विश्वसनीयता प्राप्त की है। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के सामने बड़ी चुनौती थी और ना केवल असेंबली, बाहर भी डिस्कशंस में कई बार आपको सुनने का मौका मिलता होगा कि कब राजनेता और सरकारी अफसर अपने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि कई जगह ऐसी पोजीशंस थी कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे और जो कहीं गुणवत्ता जो शिक्षा की होनी चाहिए थी उस पर सवाल उठ रहे थे। सही। तो कितना माने कि इससे जो खाई थी इसको पाटने की कोशिश? मैंने इसमें 2-3 कदम निश्चित रूप से उठाए कि जो एक समाज में धारणा थी उसके कुछ कारण भी थे। कारण अध्यापकों की कमी भी एक कारण था, शिक्षकों का विश्वास जीतना, शैक्षिक वातावरण बनाना यह भी था, और आधारभूत ढांचा यह भी वहां पे पूरी तरह विद्यमान हो। ये तीनों फैक्टर्स पर विचार करके कदम बढ़ाए। जब मैंने सबसे पहले सोचा कि इसका मूल आधार तो शिक्षक है, शिक्षक का विश्वास जीतना चाहिए, तो उसका वर्षों तक उसकी डीपीसी नहीं हुई और डीपीसी न होने के कारण उसके मन में कुंठाएं भरी थी। तो गत 2 वर्षों के अंदर डीपीसी के माध्यम से 86,000 टीचर्स का प्रमोशन किया है, जो भूतों न भविष्य थी कभी भी किसी राज्य में इतने प्रमोशन नहीं हुए। और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में ये 12-14 हजार और करके 1 लाख का प्रमोशन करने वाला देश भर का ये पहला राज्य होगा। दूसरा, स्कूलों के अंदर हमने उसके मर्जिंग किया, समानीकरण जिसे कहें, या उसका जोड़ने का काम करें। स्कूल तो चल रहे थे, लेकिन किसी सरपंच ने कहा स्कूल खोल दो, किसी ने प्रधान ने कहा स्कूल खोल दो, बच्चे हैं कि नहीं किसी ने चिंता नहीं की। कहीं सवाल होगा आपने कि एक जो कदम उठाया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अक्सर जो आप कह रहे हैं मैं सहमत इस बात से, आपने एक रिस्क उठाई है ये कि बहुत लोग नाराज भी होंगे एमएलए के पास में गिराने के लिए। एजुकेशन में मैंने ये स्कूल खुलवाई है, मैंने ये पीएससी खुलवाई है, मैंने ये डिस्पेंसरी खुलवाई है। आपने आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोगों के स्कूल्स बंद किए उनके क्षेत्र में, तो आपको लगा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा एक लोगों से नाराजगी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, क्षणिक जरूर थी, लेकिन अब सबके ध्यान में आ गया कि हमको संख्यात्मक के अलावा गुणात्मक शिक्षा चाहिए। आज अनपढ़ बालक तैयार हो, 5वीं वाले को नाम लिखना नहीं आए, केवल स्कूल खुला रहे, वहाँ अध्यापक भी नहीं हो, उसके बैठने की व्यवस्था नहीं हो, उसकी तुलना में आप स्कूलों का एक मापदंड के अनुसार चलाओ, लेकिन वहाँ अध्यापक दो, वहाँ की गुणवत्ता करो। आज का ग्लोबली युग है। अब तो एक जमाना था जब आदमी फर्स्ट डिवीजन में कोई एक आदि आया करता था, अब तो 90%, 99% से कम अंक आते नहीं। इवन यहाँ तक दिल्ली में तो पढ़ते हो जो एडमिशन कॉलेज में लेने जाता है वो 99 वाले का भी चॉइस वाला कॉलेज उसको नहीं मिल पाता। तो जब गुणात्मक का मुद्दा आता है तो लोगों के भी ग्राह्य हुआ कि जहाँ 2 बच्चे होंगे वहाँ 2 अध्यापक क्या करेंगे, इसलिए कम से कम हमने। और फिर दूसरी एक कठिनाई और थी, कुछ स्कूल 1 से 5 चल रहे थे, कुछ 6 से 8 चल रहे थे, कुछ 9 से 12 चल रहे थे। तो बालक 1 से 5 वाला टीसी लेकर के फिर 6ठी में जाता था, फिर 8वीं के बाद फिर टीसी कटवा करके 9वीं के लिए जाता था। हमने तय कर लिया कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का एक विद्यालय अवश्य हो और उसके अंदर अध्यापक पूरे हो, उसके अंदर सुविधाएं पूरी हो, तो अपने आप विश्वसनीयता बढ़ती है, जिसको हमने किया, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लगभग 16,000 स्कूलों को हमने मर्ज किया। और कुछ स्कूल ऐसे भी तो जो एक दीवार के एक इस ओर चल रहा है, एक इस ओर चल रहा है। कुछ स्कूल ऐसे भी तो एक ही बिल्डिंग में 2-2 नाम से चल रहे हैं।
यानी बहुत ही स्कूलों का एक तरह से किसी ने शायद चिंता नहीं किया, सोचा नहीं, मैं तो इसको लेता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा उसके अंदर विसंगतियां भरी हुई थी। इसलिए कक्षा 1 से 12 वाले हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक विद्यालय हो, यह थीम लेकर के चले। उस आधार पे मर्जीकरण किया। मर्जीकरण के साथ जहां बालक अब 5वीं तक के स्कूल है, बच्चे वहां पे 15 से भी कम है, अर्थात एक क्लास में 3 भी नहीं है, उस स्कूल में 2 अध्यापक क्या करेंगे। कक्षा 8वीं तक का मिडिल स्कूल है, 30 से भी कम बच्चे हैं, तो अर्थात एक क्लास में 2.5 या 2 या 3 बच्चे रहे। तो ऐसे स्कूलों को हमने मर्ज करके और 1 से 12 वाला बना करके जो काम किया, उससे हमको दोनों लाभ हुए। एक तो अध्यापकों का भी जो हमने एक नया स्टाफ पैटर्न लागू किया। स्टाफ पैटर्न एक टेक्निकल शब्द भी कहा जा सकता है कि जिस विद्यालय में जितने बच्चे हों उतने ही वहां पे अध्यापकों के पद रहने चाहिए। नहीं तो कहीं 5 बच्चे हैं तो 10 अध्यापक बैठे हैं, और कहीं 200 बच्चे हैं 2 ही अध्यापक हैं। और फिर अध्यापकों का पोस्टिंग पॉलिटिकली या प्रभाव टीचर अपने प्रभाव से करवा लेता था। तो हमने वहां पद ही उतने सृजित किए जितनी आवश्यकता है, ताकि कोई भी पॉलिटिकल हो चाहे स्वयं हो, वो वहां पे पद रह ही नहीं सकता। इस पदों के रेशनलाइजेशन के कारण बहुत लाभ हुआ। और साथ में प्राइमरी एजुकेशन के अंदर तो बहुत बड़ी विसंगति थी। यानी वहां पे तीनों आर्ट्स के हैं, तो गणित भी आर्ट्स वाला पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी आर्ट्स वाला पढ़ा रहा है। फिर कहते थे गुणवत्ता कैसे है। हमने वहां पे पद क्रिएट किया, एक गणित का रहेगा, एक विज्ञान तो विज्ञान का रहेगा, और एक भाषा का रहेगा। तो इस प्रकार का स्टाफ पैटर्न से मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला। उसके कारण 2 लाभ हुए। एक तो विषय अध्यापक मिलने शुरू हुए, एक रेशनलाइजेशन से अधिक अध्यापक वाले जो थे वहां से कम अध्यापक समायोजन हो गया, और एक इधर से स्कूलों का जो रेशनलाइजेशन हुआ, मर्जीकरण, वहां से अध्यापक मिले। तो इन तीनों फैक्टर से एक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण वातावरण बना। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कोई चैलेंज मानते हैं अभी कि ये मुझे और करना है, क्योंकि जो एक कदम आपने उठाया है उसे आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा जो विश्वसनीयता वाला मुद्दा था कि स्कूल 5 घंटे चलता था, जबकि केंद्र के स्कूल 6.25 घंटे चलते हैं। तो आकर के सब शिक्षक संगठनों से बातचीत करते हुए शुरू में बटनी चल रहे कि थोड़ा बहुत जो रहता वो रहा, लेकिन आज सारे स्कूल 6.25 घंटे चल रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चुनौती है अभी जिसे और आप मान के चल रहे हो कि हाँ ऐसा मैं करूंगा तो और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? निश्चित रूप से अभी चुनौतियां हैं। कुछ तो आधारभूत ढांचा अभी भी कई स्कूलों में बनना बाकी है। कहीं कमरों की कमी है, कहीं बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, कहीं सुविधाओं की दृष्टि से तय करना था। तो हमने उसको पहले फेज के अंदर 10,000 स्कूल आदर्श स्कूल तय किए और 10,000 स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय तय किए। आदर्श स्कूल अर्थात जो 1 से 12 के हो, उत्कृष्ट जो 1 से 8 हो। कम से कम एक ग्राम पंचायत में मैं ऐसे 2 स्कूल तो खड़े करूं जी, जो बाकी सब स्कूलों से सर्वश्रेष्ठ हो, इनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊं। सुविधाएं उपलब्ध कराने में आज मुझे खुशी है कि पिछले दिनों सरकारी कोष से भी हुआ, और सरकारी कोष में भी मुझे किसी पे हालांकि पॉलिटिकल टिप्पणी करने का नहीं है, लेकिन मुझे पिछली गवर्नमेंट पे बड़ा आश्चर्य होता है। उनको 10-11 के अंदर 750 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए, 2 साल तक उसका 1 पैसे का उपयोग नहीं किया। जब तीसरे साल करने लगे तब तक मार्केट की वैल्यू बढ़ गई थी, तो उसके कारण से स्टेट शेयर मांगा तो वो नहीं मिला। तो जब हम लोग आए तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने 244 करोड़ मैचिंग ग्रांट दी, जिसके कारण से आज 1100 करोड़ के आधार पर स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका पैसा किसी भी स्टेट में जो राशि मिलनी चाहिए उसमें कटौती की है। जिस समय हम लोग आए उसके पहले तो खूब थोक के भाव में मिल रहा था, आने के उपयोग नहीं हो पाया, और जो उपयोग होने लगा तो वहां भी कुछ कॉन्स्टेंट्स उनको आने लगे। फिर भी जितना मिल रहा है उसमें से कर रहे हैं। और दूसरा जो भामाशाह है, देखो सामाजिक दायित्व भी है, सरकार का दायित्व तो है ही, लेकिन सामाजिक दायित्व भी है, उस भाव को भी हमने जगाने का प्रयत्न किया। इसीलिए मुझे प्रसन्नता है कि गत 1 वर्ष के अंदर लगभग 65 करोड़ रुपए भामाशाहों ने सरकारी स्कूलों को दिए। ये बताइए, ये तो इतना बड़ा आंकड़ा, जिन्होंने 5 लाख से ऊपर का पैसे दिए, कहीं 1 लाख दिया, कहीं 50,000 दिए हैं। इन आधार पे हमने आधारभूत संरचना करनी शुरू की, जिसके आधार पे आज सरकारी स्कूलों के अंदर कमरे भी बने हैं।
और दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग था, वहां पे सुविधाएं चाहिए। आखिर कई स्कूल में बच्चियां इसलिए नहीं जाती थी कि बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट्स नहीं थे। बिल्कुल, एक बड़ी परेशानी ये बड़ी थी। परेशानी थी। आखिर समाज है, उसके अंदर बच्चियों और महिलाओं का एक अपना सोच है। तो हमने तय किया कि लगभग पहले चरण में सारे स्कूलों के अंदर हम बच्चे और बच्चियों का अलग से टॉयलेट्स बनवाएंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि दोनों के अलग अलग टॉयलेट्स सब जगह है। कुछ जगह दूर दराज क्षेत्रों के अंदर जरूर अभी पानी की कमी के कारण कुछ जगह फंक्शनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत, बाड़मेर इधर दूर दराज क्षेत्रों में, लेकिन उसको भी हम समाधान हम लोग ढूंढ रहे हैं। और दूसरा ये था कि सफाई भी हो, ताकि आप गंदे हो जाते हैं गांव में, फिर साफ कौन करे। तो मैंने सर्व शिक्षा अभियान से हर स्कूल को केवल सफाई के लिए 5,000 रुपए 10 महीनों के उपलब्ध कराए। हालांकि कुछ जगह आता है कि 500 रुपए कम है, लेकिन इसमें फिर स्टूडेंट फंड से इत्यादि करके, लेकिन आज भी यह व्यवस्था हो गई, टॉयलेट्स हो गए, उसकी सफाई होनी शुरू हुई। लेकिन अभी भी चैलेंजिंग है कि वहां पर खेल के मैदान हो, वहां पे कंप्यूटर हो, ये सभी मेरे लिए एक चैलेंजिंग है। तो इसके लिए हमने बातचीत की, उसके आधार पे आज सारे कलेक्टर्स को हमने पावर दे दिया कि नरेगा के माध्यम से खेल के मैदान बनवाए, जो बनने शुरू हो गए। मतलब इसका बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। दूसरा था कि उसके अंदर बिजली, मैंने जो दायित्व लिया, आप आश्चर्य करेंगे कि 37,000 स्कूल में बिजली नहीं, तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा? ये डिब्बे पड़े रहते थे स्कूलों के अंदर। तो इसको आके संभाला। ये बड़ा सवाल भी उठता था। दो बड़ी चीजें होती थी कि एक तो पेड़ के नीचे बैठे हैं बच्चे, एक तरफ दूसरी क्लास है तो दूसरी तरफ तीसरी क्लास है, और एक बिजली की बात कही जाती है। तो कंप्यूटर एजुकेशन पे भी सवाल उठ रहे थे इसके नाते। तो इस आधार पे अभी दीनदयाल ज्योति योजना के तहत कई स्कूलों के अंदर कनेक्शंस हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। मतलब ये एक मिशन है कि सब स्कूलों के अंदर बिजली आए। आज के पहले चरण में आदर्श उत्कृष्ट में लगभग हो गई है जी। और आदर्श स्कूलों के अंदर कंप्यूटर्स में आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि 13,500 जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स के इस सब के अंदर कंप्यूटर व्यवस्थित हो जाए, प्रिंटर आ जाए। चलिए, देवनानी साहब के साथ में एक मुलाकात जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे।